Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Ji, students, today we will continue our differential cost analysis topic, and in respect of relevant cost and benefit analysis, we will discuss sell or process further decisions today. इससे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस जो है वो सीखने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने मेक और बाय डिसीजंस हैं, ऐड ड्रॉप डिसीजंस हैं, फिर उसके बाद स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस थे, फिर उसके बाद हमने पिछली क्लास में कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज डिसीजंस के ऊपर बात की थी। तो आज हम लोग जो है वो सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस को जो है वो डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें हम लोग जो है वो क्या बेसिक रूल्स अप्लाई करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हम ये देखते हैं कि किस में रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट बेनिफिट्स जो हैं वो जिस ऑप्शन में ज़्यादा होते हैं उसको हम लोग जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये हम देखते हैं जी कि ये किस सिचुएशन में हमें ये वाले डिसीजंस करना पड़ते हैं। सबसे पहले इस तरह के डिसीजंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जॉइंट कॉस्ट्स क्या होती हैं। हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंडामेंटल का जो कोर्स पढ़ा था और उसके अंदर हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ा था, और इसी तरीके से जो कुछ लोग हैं जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हम लोग जब एक प्रोसेस के दौरान एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में प्रोड्यूस करते हैं और बाद में वो एक ही रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल हो जाती हैं, तो उनको हम लोग जो है वो जॉइंट प्रोसेस बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जॉइंट प्रोसेस क्या होता है। जैसे हम लोग अगर ऑयल रिफाइनरी की एग्जांपल लेते हैं, जो कि बड़ी कॉमन एग्जांपल है, तो उसमें क्रूड ऑयल जब निकलता है ज़मीन से तो उसको ऑयल रिफाइनरी में लेके जाते हैं पाइप के ज़रिए से, और ऑयल रिफाइनरी में जब हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं तो उसमें से सपोज हम ये कहते हैं 3 प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो कि बाद में स्प्लिट हो जाती हैं। मीन हम लोगों ने अपने क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया और उससे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स निकली, जिसमें हमने कहा जी पेट्रोल है, और हमने कहा जी कि ये डीजल है, और फिर उसके बाद हमने कहा जी ये केरोसिन ऑयल है। ये 3 प्रोडक्ट्स निकली। अब चूंकि इनके ऊपर जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल है जो कि एक ही है और उसको प्रोसेस भी एक ही वक्त में हो रहा है, तो इट मीन इसके ऊपर जो लेबर लगी थी, जो इसके ऊपर FOH लगे थे, जो इसके ऊपर मटेरियल लगा था, वो 3 प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन है। तो जब इस तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है विच रिजल्ट्स इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट, जो एक ऐसा प्रोसेस विच रिजल्ट्स इनटू मोर देन one product, that process is called joint process and the cost of that process is called joint costs. In some industries, number of end products are produced from a single raw material input. जब एक सिंगल रॉ मटेरियल इनपुट होती है और उसमें से एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक से ज्यादा हमें हासिल होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोसेस बोलते हैं। 2 or more products produced from a common input are called joint products, और इन कॉमन इनपुट से जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी की एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश की है। The point in the manufacturing process where each joint product can be recognized as a separate product is called a split off point. क्या होता है जी कि जब हम लोग प्रोसेस को चलाते हैं तो एक पॉइंट एक ऐसा आता है, एक वक्त आता है, एक ऐसा जो है वो प्रोसेस के अंदर एक स्टेज आती है जिसमें ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, अलहदा अलहदा हो जाती हैं, आइडेंटिफाइबल हो जाती हैं। तो उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, जैसे अगर हम लोग इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं तो देयर इज अ जॉइंट इनपुट इन एन इंडस्ट्री। यहां पे भी ऑयल रिफाइनरी की ही एग्जांपल है
कि ऑयल रिफाइनरी में हम लोगों ने ये कहा कि एक ही वक्त के अंदर हम लोगों ने क्रूड ऑयल जो था वो हमारा इनपुट था, जो क्रूड ऑयल था उसमें से हम लोगों ने एक प्रोसेस उसको किया, और वो जो प्रोसेस था दैट वाज अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोसेस। वो जो जॉइंट प्रोसेस था उसके नतीजे में हम लोगों के पास ऑयल, गैसोलीन और कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिसीव हुए। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, ठीक है जी। अब हमने कहा जी कि इनकी इनपुट भी एक थी, मीन रॉ मटेरियल कॉस्ट कॉमन थी फॉर 3 प्रोडक्ट्स। तीनों प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, कॉमन है। और उसके बाद जो है वो उनके अंदर जो प्रोसेस हुआ, इसके ऊपर जो FOH लगे, इसके ऊपर जो लेबर लगी, इसके ऊपर जो मजीद हम लोगों ने कॉस्ट लगाई, वो भी क्या थी, कॉमन थी। तो उसके नतीजे में जब एक ऐसा पॉइंट आ गया, एक ऐसी स्टेज आ गई जिसके ऊपर ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या हो गई, स्प्लिट ऑफ हो गई, हमें आइडेंटिफाई हो गई, हमें हासिल हो गई, हमने इनको अलग-अलग से स्टोर कर लिया। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब आप जरा गौर करें, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ये हमारे पास एक आप हमारा डिसीजन पॉइंट है। इससे पीछे जितनी भी कॉस्ट लगी होगी इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले लगने वाली जो कॉस्ट है इसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट। सो द ज्वाइंट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज कंज्यूम्ड और इनकर्ड बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो इस तरह के डिसीजंस के अंदर जिसमें हम लोग सेल और प्रोसेस फर्दर के डिसीजंस कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले कितनी कॉस्ट लगी है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले लगने वाली कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं। ओके, और उसके बाद जो लगने वाली कॉस्ट होती है वो चूंकि हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर लग रही होती है, विच कैन बी एलोकेटेड और ट्रेस्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम एलोकेट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो चार्ज कर सकते हैं, तो वो उनकी जो है वो स्पेशल प्रोसेसिंग कॉस्ट हो सकती हैं। तो इसके बाद लगने वाली जो कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग, जो इससे पहले लग रही है उनको हम क्या कह रहे हैं, ज्वाइंट कॉस्ट। और इसके बाद जो लगने वाली कॉस्ट हैं इनको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद लगने वाली कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले लगने वाली जो कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट कहते हैं। तो ये वही वाली ज्वाइंट कॉस्ट है जो हम लोगों ने प्रोसेसिंग कॉस्टिंग के अंदर जब ज्वाइंट प्रोसेसिंग पढ़ा था, तो ज्वाइंट प्रोसेसिंग के अंदर भी हम लोगों ने ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्कस किया था, और उसमें हमने फिर डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। आप उन वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर, जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि अगर ये ज्वाइंट कॉस्ट होती है तो इसको हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे हमने कहा जी कि इस ज्वाइंट प्रोसेसिंग में इनपुट के ऊपर जो है वो 10 लाख रुपया लग गया है। अब ये 10 लाख में से ऑयल को कितना चार्ज होगा, गैसोलीन को कितना चार्ज होगा, और केमिकल्स को कितना चार्ज होगा, ये हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल यूनिट मेथड भी पढ़ा था, रेजिडुअल सेल वैल्यू मेथड भी पढ़ा था, ठीक है कि नहीं, और एडजस्टेड सेल वैल्यू मेथड भी किसको कहते हैं, या मार्केट वैल्यू और सेल्स वैल्यू मेथड भी पढ़ा था। तो ये डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने उस वक्त डिस्कस किए थे। आप उनको रिवाइज करने के लिए उन वीडियोस को मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। ओके जी, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम लोग ज्वाइंट प्रोसेसिंग के अंदर ज्वाइंट इनपुट लगा लेते हैं, फिर उसके ऊपर ज्वाइंट कॉस्ट लग जाती हैं, और उसके नतीजे में फिर हम लोगों के पास ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो हमने ये कहा कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे आके हमारे पास 2 ऑप्शंस आती हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस। जैसे हम लोगों ने कहा ना, डिसीजन मेकिंग में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, और ऑप्शंस में से हम लोगों ने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, बेस्ट वन, जिसमें हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि हम लोग ऑयल को जिस तरीके से हासिल हुआ वैसे ही बेच दें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, नहीं इसके ऊपर मजीद काम करें,
फर्दर प्रोसेस करें इसको और उसके बाद इसको बेचें। इज इट क्लियर? तो ये दो वे आउट है हमारे पास, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सेल और प्रोसेस फर्दर। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट वी हैव टू डिसाइड दैट वेदर वी शुड सेल दोज प्रोडक्ट्स एज इट इज, जैसे वो हासिल हुई हैं वैसे ही हम लोग उसको बेच दें, या फिर हम क्या करें, उसको प्रोसेस करके फर्दर उसके ऊपर मजीद काम करके उसको मजीद रिफाइन करके या पैकिंग करके या किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ भी ऑप्शंस हो सकती हैं, उसको हम लोग फर्दर उसके ऊपर कॉस्ट लगाएं, फर्दर उसके ऊपर काम करें और फिर उसको जो है वो हम लोग मार्केट के अंदर बेचें। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस। गॉट इट जी? ओके। अब इसमें हम लोग ऑयल को सेपरेट प्रोसेसिंग करेंगे, इसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको फाइनल सेल करेंगे। और गैसोलीन जो है वो हम लोग उसी तरीके से ही उसको क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है जी, इसको सिलेंडर्स में भर के बेचें, तो ये भी फर्दर प्रोसेसिंग है। इज इट क्लियर? तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम इसी तरीके से नहीं बेचेंगे, हम लोग पाइपलाइंस के जरिए से जो गैस हासिल हो रही है वो हम लोग कंपनीज को दे देंगे और कंपनीज खुद ही अपने कंटेनर्स के अंदर उसको जो है वो सेव कर लेगी, या जैसे भी होगी। या जैसे SNGPL है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस वाले हैं, तो वो बेसिकली पाइपलाइंस की कंपनी है। जो गैस एक्सट्रैक्शन हो रही है वो कहां पे हो रही है, रिफाइनरीज में। रिफाइनरीज से वो वाली कंपनी क्या कर रही है, गैस खरीद रही है और उसको आगे क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंज्यूमर्स के अंदर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कंपनी है, जो रिफाइनरी है, वो क्या करती है, वो एज इट इज विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग अगर किसी ने करनी है तो वो बाद वाली कंपनी कर रही है। तो अभी तक जो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं कि हमने कहा जी प्रोडक्ट को उसी तरीके से बेच दिया जाए, या फिर क्या किया जाए, उसको फर्दर प्रोसेस करके, और केमिकल्स भी इसी तरीके से सेपरेट प्रोसेसिंग किया जाए और सेपरेट प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर लगती हैं। इनके ऊपर जो हम लोग सेपरेट कॉस्ट लगाते हैं ये आइडेंटिफाइबल होती हैं, ये ट्रेसेबल होती हैं, ये हमें पता होता है, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट को अलहदा कर लिया, अब ये इस यूनिट में चली गई, दूसरी प्रोडक्ट दूसरे यूनिट में चली गई, तीसरी प्रोडक्ट तीसरे यूनिट में चली गई, तो उनके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो तो आइडेंटिफाइबल है ना, तो उन्हीं के ऊपर पर्टिकुलरली लग रही हैं। तो इसलिए हम लोग उनको जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारी कॉमन कॉस्ट नहीं होती हैं। लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो लगने वाली कॉस्ट होती है ये क्या होती है, ज्वाइंट कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट होती है। ये कॉमन कॉस्ट को ही ट्रीट करने का जो है वो ये हमारे पास मसला है। हाउ वी विल ट्रीट कॉमन कॉस्ट, हाउ वी विल ट्रीट ज्वाइंट कॉस्ट। तो ये एक बेसिकली डिसीजन पॉइंट होता है हमारे रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजंस के अंदर। ओके, यहां तक आपको होप्स हो कि समझ आ गई है कि जॉइंट इनपुट्स के नतीजे में, जॉइंट प्रोसेसिंग के नतीजे में जो जॉइंट कॉस्ट लगती हैं वो आउट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर प्रोडक्ट्स अलहदा हो जाती हैं, उनके ऊपर जो फर्दर लगने वाली कॉस्ट होती है उसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं। और उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो वहीं पे ऐसे ही बेची जा सकती हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको हम लोग फर्दर प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना के क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। ओके जी। ओके, द पिटफॉल ऑफ एलोकेशंस, जब हम लोग एलोकेशंस करते हैं, जब हम लोग कॉमन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे अभी भी हमारे पास आया कि हमने कहा जॉइंट कॉस्ट इज द कॉमन कॉस्ट, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स थी। ओके, जॉइंट कॉस्ट आर ऑफन एलोकेटेड टू एंड प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू। ये नॉर्मली किस बेसिस के ऊपर हम लोग एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिलेटिव सेल्स वैल्यू की बेसिस के ऊपर। इसके ऊपर बड़ी डिटेल में जो डिस्कशंस हैं, इवन के इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं पिछले कोर्स के अंदर। तो आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंडामेंटल का जो कोर्स है उसके अंदर ज्वाइंट कॉस्ट का जो टॉपिक है
और जो जॉइंट कॉस्ट के टॉपिक को एलोकेट करने के लिए जो मैंने डिफरेंट मेथड्स करवाए हुए हैं, आप उनको डिटेल में समझ सकते हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। यहां पे हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है कि हमने जॉइंट कॉस्ट को कैसे करना है, हम ये देखेंगे कि जॉइंट कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये उसकी बात करेंगे। ओके, although allocation is needed for some purposes such as balance sheet, हालांकि हमें ये किस लिए एलोकेशन चाहिए, for showing in our balance sheet, because we have to mention our inventories in the balance sheet, और हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई इस इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है। तो अब वो वाली जो कॉस्ट है वो हमने तीनों प्रोडक्ट्स उससे हासिल की थी, तो हमने कहा वो वाली जो कॉस्ट है, जो कॉमन कॉस्ट है, वो तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कर दी जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, और उससे हासिल होने वाली जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट एक्यूरेटली हासिल हो जाए, जिसको हम लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर क्या कर सकें, शो कर सकें, या अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर शो कर सकें। बट दीज आर बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंसर्न्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है कि यू हैव टू रिपोर्ट योर एसेट्स ऑन योर बैलेंस शीट। अब आपने अपनी बैलेंस शीट में वो एसेट्स लिखने हैं और उसके ऊपर लगने वाली तमाम कॉस्ट को आपने लिखना है, चाहे वो कॉमन है, चाहे वो एलोकेबल है, ट्रेसेबल है। अब हम ये कहते हैं कि जब हम लोग कॉमन कॉस्ट को एलोकेट करते हैं ऑन प्रोडक्ट्स, तो उसको डिसीजन मेकिंग में हम किस नुक्ता नजर से देखते हैं या किस तरीके से लेते हैं। सो एलोकेशन ऑफ दिस काइंड इज वेरी डेंजरस फॉर, ये जो एलोकेशन है, ये जो कॉमन कॉस्ट है, ये बड़ी खतरनाक है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों? हम ये कहते हैं जी सेल्स वैल्यू की बेसिस के ऊपर हम लोग कॉस्ट लगा दी, अब किसी की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, किसी की कॉस्ट कम हो जाती है। और वो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डिसीजन मेकिंग का, जिसमें हम लोगों ने रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि भाई जो कॉस्ट पीछे लग गई, इनकर हो गई, वो क्या होती है, संक कॉस्ट। क्या होती है? संक कॉस्ट। और संक कॉस्ट तो हम कह रहे थे कि डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट होती है। भाई जो एक दफा गुजर गई बात, वो वापस तो नहीं आ सकती ना, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो गुजर गई बात, इसलिए उसको छेड़ो ही ना, उसको आप कंसीडर ही ना करो, हाँ फ्यूचर की बात करो, जो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग है उसको देखो। तो उस लिहाज से जब हम लोग इस कॉस्ट को जब हम लोग कॉमन कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन, जब हम लोग रिलेटिव सेल्स वैल्यू की बेसिस के ऊपर हम एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसको हम फिर डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल मिसगाइड अस। ये वाली जो कॉस्ट है, जो कि कॉमन कॉस्ट है, जो कि जॉइंट कॉस्ट है, वो हमें मिसगाइड करेगी हमारे फ्यूचर के डिसीजंस के लिए। क्योंकि हम लोग उसको जो है वो एलोकेशन ऑन सर्टेन बेसिस कर रहे हैं, और वो बेस जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डाउट्स हो सकते हैं। जब उसके ऊपर डाउट्स होंगे तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से क्या हो सकती है, हमारी डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें उस तरीके से फ्रूट्स नहीं दे सकती है जिस तरीके से हम लोग सोच रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम लोग एलोकेटेड कॉस्ट की बात करते हैं या जॉइंट कॉस्ट की बात करते हैं, तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर डिसीजन मेकिंग। और चूंकि जो डेंजरस चीज है उससे क्या करना चाहिए, परहेज ही करना चाहिए। ऐसे ही है कि नहीं? यही कहते हैं ना। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर जॉइंट कॉस्ट से बच के रहना है। जॉइंट कॉस्ट को हमने बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना। समझ आ रही बात की? तो इसलिए हम लोग जॉइंट कॉस्ट जो है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। और जो दूसरी लॉजिक मैंने आप लोगों को बताई वो ये है, क्योंकि ये गुजर गई है, ये पास्ट है, ये संक कॉस्ट है, तो इसलिए संक कॉस्ट जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, इररेलेवेंट होती है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस के ऊपर। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा या हमने सीखने की कोशिश की वो ये थी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट को सीखा, जॉइंट प्रोसेसिंग को सीखा, फिर उसके बाद स्प्लिट ऑफ पॉइंट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को देखा। और जॉइंट कॉस्ट आर इररेलेवेंट इन
decisions regarding what to do with the product from the split of point forward. स्प्लिट अप पॉइंट के बाद हमने प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, इस लिहाज से अगर हम ये देखते हैं तो ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है. देयरफॉर दीज कॉस्ट शुड नॉट बी एलोकेटेड टू एंड प्रोडक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है क्या, कि ये कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. इज इट क्लियर? सो दैट वी कैन रिपोर्ट देम ऑन आवर बैलेंस शीट. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कहती है चूंकि ये एक संक कॉस्ट है, ये पास्ट में हो चुकी हुई है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो हम लोगों ने डिसीजंस करने हैं वो फ्यूचर डिसीजन है. सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस आर फ्यूचर डिसीजन. तो इसलिए हम लोग ये वाली कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज संक कॉस्ट एंड दिस इज इररेलेवेंट इन आवर decision making. So joint costs will be ignored in our decision making and we will not allocate those costs on our joint products. जो हमारे पास joint products होंगी उनके ऊपर हम लोग इसकी allocation नहीं करेंगे. although cost वहां पे मौजूद है, वो रहेगी, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि इंटरनली हमने डिसीजन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे फॉर वाइल आर मेकिंग आर डिसीजन. दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अगर आप लोग एक और भी लॉजिक हो सकती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन कॉमन सेंस है. मैं ये कहता हूं कि एक प्रोडक्ट, सपोज मैं पीछे यही वाली चीज को ले लेता हूं, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट सेल्स वैल्यू ऑन दीज प्रोडक्ट्स, या किसी भी एलोकेशन बेसिस को लेके, तो इसके ऊपर मैंने सपोज ये 10 लाख की कॉस्ट थी, ऐसे ही है जी. अब ये 10 लाख की कॉस्ट को मैंने ऑयल के ऊपर 5 लाख चार्ज कर दिया, और इसके ऊपर जो गैसोलीन के ऊपर मैंने कहा जी ये 3 लाख चार्ज हो गई, और इसके ऊपर जो है वो मैंने ये कहा जी कि ये 2 लाख चार्ज हो गई. इज इट क्लियर? अब मैं इसको सेल और प्रोसेस फर्दर करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं सेल कर देता हूं तो तभी भी कॉस्ट है, और अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा तो फिर भी कॉस्ट, ये तो रहेगी ना वहां पे. तो इसलिए दोनों में क्या हो गई, कॉमन. तो कॉमन कॉस्ट भी क्या होती है, इररेलेवेंट. इज इट क्लियर? तो दोनों सूरतों में आप चाहे जैसे मर्जी एंगल से सोच लें, ये वाली कॉस्ट क्या है, हमने डिसीजन मेकिंग में नहीं लेनी है. इज इट क्लियर? तो इसलिए अगर हम लोग इसको कंसीडर करना भी चाहें, सपोज अगर हम ये कहते हैं जी एक आर्गुमेंट ये आ जाता है जी क्यों छोड़ दें, इसको शामिल कर लो, तो भाई हमने जब शामिल कर ली तो ये भी आ गई, इससे फर्दर कॉस्ट भी आ गई. अगर हम प्रोसेस करेंगे तभी भी ये वाली कॉस्ट होगी, अगर नहीं करेंगे तभी भी ये वाली कॉस्ट होगी. मजीद कॉस्ट भी होगी प्रोसेस के दौरान, लेकिन सेल के दौरान मजीद कॉस्ट नहीं होगी. इज इट क्लियर? या इस तरह से समझने के लिए, जैसे ये वाली प्रोडक्ट थी गैसोलीन, या ये वाली प्रोडक्ट थी, अब मैं ये कहता हूं कि इसको प्रोसेस करो, तो प्रोसेस करने के नतीजे में कॉस्ट कितनी, प्रोसेस ना करने के नतीजे में कॉस्ट कितनी है, 5 लाख. इज इट क्लियर? और प्रोसेस करने के नतीजे में सपोज मैं ये कहता हूं जी 1 लाख इसके ऊपर मजीद कॉस्ट लग गई है, तो ये कितनी है, 6 लाख. इज इट क्लियर? 5 लाख ये और 1 लाख ये, कितनी हो गई, 6 लाख. तो मैंने कहा है तो दोनों में डिफरेंट, लेकिन फर्क कितना है, कितना, 1 लाख का, क्योंकि हम लोग अप्रोच क्या लेते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट. इज इट क्लियर? तो डिफरेंस कितना है, 1 लाख का, तो वो कौन सी है, फॉलो करें बात को. तो ये कॉस्ट कौन सी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले वाली कॉस्ट है वो तो दोनों सूरतों में क्या है, कॉमन है. इज इट क्लियर? सो इस नुक्ता नजर से भी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कॉस्ट क्या है, इररेलेवेंट कॉस्ट है. और अदरवाइज चूंकि ये पास्ट कॉस्ट है, ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हुए हैं, इनकर कर चुके हुए हैं, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. ठीक है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, संक कॉस्ट. इस नुक्ता नजर से भी देख ले तो तभी भी है, और अगर आप लोग कहते हैं नहीं जी ये संक नहीं है, ये फ्यूचर में भी तो इसका इंप्लीकेशंस है, फ्यूचर में इंपैक्ट तो है ना इसका सेल प्राइस के ऊपर, तो हमने कहा जी ओके ठीक है. हमने कहा जी अगर हम लोग इसको प्रोसेस ना करें तो कितनी कॉस्ट है, 5 लाख की,
और अगर प्रोसेस कर लें तो कितनी कॉस्ट है, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। इज इट क्लियर? तो अब हमने कहा जी कि अच्छा इन दोनों में फर्क कितना है, 1 लाख का। तो 1 लाख क्या आ गई, डिफरेंशियल। तो हमारा चूंकि एनालिसिस भी क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, तो इसलिए हम लोग इसमें भी देखें तो 5 लाख इधर भी है और 5 लाख इधर भी है कि नहीं है? या ये बेसिकली क्या है, 6 लाख, 1 लाख जमा 5 लाख, तभी ये 6 लाख बन रही है ना। तो ये जो 6 लाख है इसमें 5 लाख इधर भी है, 5 लाख इधर भी है, तो दोनों में कॉमन हो गई, तो इसलिए इसको छोड़ दो, बाकी क्या रह गई, 1 लाख। तो वो कौन सी है, फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस नुक्ता नजर से भी हम ये कहते हैं कि फिर रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी रह जाती है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और जॉइंट कॉस्ट जो होती है, जो विच इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकती है, नंबर ऑफ वॉल्यूम भी हो सकती है, नंबर ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स वैल्यू भी हो सकती है, किसी भी लिहाज से हो सकती है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं व्हाइल मेकिंग आवर डिसीजन ऑफ सेल और फर्दर प्रोसेसिंग। With respect to sell or further process further decision, it is profitable to continue processing a joint product after split of point. Rule आ गया जी, what is the thumb rule for processing further? बड़ा सादा सी बात है, अगर तो हम लोग प्रोसेस किए बगैर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ज्यादा हो प्रोसेस करने के बाद प्रॉफिट से, तो फिर क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, उसी हालत में बेच देना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस फर्दर करने के बाद ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं एज कंपेयर टू बिफोर सेलिंग, ठीक है कि नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, उसको प्रोसेस करके बेचोगे। या दूसरा एंगल समझ लें कि अगर हम लोग प्रोसेस करने के बाद जो एडिशनल बेनिफिट है, एक तो वो बेनिफिट है ना जो कि आप लोग अभी हासिल कर रहे हो, कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि एक प्रोडक्ट है जो अभी हमें निकली है, तो हमने कहा जिसको हम 1 लाख की बेच सकते हैं, कितने की, ओके। अब हमने कहा अच्छा अगर हम लोग इसके ऊपर 50,000 रुपया और लगाएं तो ये हमारी 2 लाख की बिक जाएगी। इज इट क्लियर? तो पहले कितने की बिक रही थी, 1 लाख, अब कितने की बिकेगी, 2 लाख। तो कितना एडिशनल रेवेन्यू आ गया, 1 लाख। पहले कितने की बिक रही थी, 1 लाख की, अब कितने की, 2 लाख की। तो दोनों में जो एडिशनल रेवेन्यू आया कितना आया, 1 लाख का, और उसको करने के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी लगाई, 50,000 की। तो नेट बेनिफिट कितना आया, 50,000 का। ये सिंपल सा रूल है, ए 2 पॉइंट ये कैलकुलेशन थे बस। आपने क्या करना है, बिफोर प्रोसेसिंग रेवेन्यू कितना हासिल हो सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग मार्केट वैल्यू क्या है, इन दोनों का फर्क। तो ये क्या आ जाएगा, एडिशनल बेनिफिट, क्या आ जाएगा, ओके। और उसमें से एडिशनल कॉस्ट, कौन सी वाली एडिशनल कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? इस लिहाज से हम लोग अगर हम लोग इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, इट इज प्रॉफिटेबल टू कंटिन्यू। सो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, क्या कह रहा हूं मैं, incremental revenue from such processing exceeds the incremental processing cost। ये दो चीजें कंपेयर करने वाली हैं। incremental revenue, if incremental revenue is greater than किससे, incremental processing cost से, तो फिर हम डिसीजन क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और अगर ये कम हो तो फिर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। ये सिंपल रूल है। हम दो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आप लोगों को यहां पे चले आगे एग्जाम्पल में भी आएगा, मैं वो आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। या यहाँ पे चले मैं आपको समरी समझाने के लिए आपके साथ जो है वो बोर्ड शेयर करता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को मजीद सारी क्लैरिटी हो जाए कि ये किस तरीके से है। हम ये कहते हैं जी कि हमने कहा जी कि एक प्रोडक्ट है, बिफोर प्रोसेसिंग वी कैन सेल द प्रोडक्ट एट
100,000। हम प्रोसेसिंग से पहले एक प्रोडक्ट को कितने का बेच सकते हैं? 100,000। इज इट क्लियर? ओके। आफ्टर प्रोसेसिंग the sale value will be 1,75,000। कितना? 1,70,000। बिफोर प्रोसेसिंग वैल्यू कितनी है उसकी? what amount of sales can be generated from that product if we sell at is it? जैसे हम लोगों ने ये कहा कि अगर हम लोग ऑयल बना रहे हैं और ऑयल हम लोग जिस तरीके से जितनी भी क्वांटिटी में लेते हैं, हम ये कहते हैं जी वो 1,00,000 का बिक सकता है। इज इट क्लियर? और अगर हम लोग उसको प्रोसेस फर्दर रिफाइन करके हाई ऑक्टेन बना के बेचें तो फिर कितने का बिक जाएगा? 1,75,000 का। अब हाई ऑक्टेन बनाने के लिए कोई कॉस्ट लगाना पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर? वो हमारी क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो हमने कहा जी पहले बिफोर प्रोसेसिंग रेवेन्यू कितना था? 1,00,000। और आफ्टर प्रोसेसिंग रेवेन्यू कितना है? 1,75,000। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ गया? इज इट क्लियर? तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटे? 1,75,000 75,000 माइनस 1,00,000। तो इस लिहाज से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ गया? 75,000। और हमने ये कहा जी कि ये जो 1,00,000 की चीज को 1,75,000 में बेचने के लिए फोर्स उसके ऊपर कोई काम करना पड़ेगा। तो वो जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट लग रही है, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये हमारी बेसिकली क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इज इट क्लियर? सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने कहा जी सपोज कितनी है? 50,000। और जब हम लोगों ने फिर देखा तो फिर इंक्रीमेंटल क्या आ गया? बेनिफिट। वो कितना आ गया? 25,000। और अगर ये होती 1,00,000 तो फिर क्या होना था? फिर हमें जो है वो 25,000 का लॉस हो जाना था। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि इसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए, एज इट इज बेच देना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रोसेस करके बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। इज इट क्लियर जी? तो अब यहां पे तो मैंने किसी जॉइंट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया। तो आपने भी जब भी इस तरह के डिसीजन करने, बड़े आसान है, 2 लाइनों की कैलकुलेशन है, लेकिन कॉमन सेंस है। सवाल को समझना है कि इसमें से ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे निकलेगी। ठीक है कि नहीं? बिफोर प्रोसेसिंग वैल्यू कितनी है, आफ्टर प्रोसेसिंग वैल्यू कितनी है, प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। समझ के बात को? इसको लेके आप क्या कर सकते हो? अपनी जो कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल को। Sawmill Incorporation cuts log from which unfinished lumbers and sawdust are immediate joint products। Sawmill जो है वो एक कंपनी है और वो क्या करती है? लकड़ी की जो लॉग्स हैं उनको काटती है। और वो जो लॉग्स हासिल होती हैं, एक तो जब देखो आरी में से जब निकालते हैं लकड़ी को तो 2 चीजें हासिल होती हैं, एक तो लॉग निकल रही है और दूसरी क्या निकल रही है? बुरादा, जिसको sawdust बोल रहे हैं। तो वो जो दोनों चीजें हैं वो सिमल्टेनियसली निकल रही है ना, तो इसलिए ये क्या हैं? जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। क्या हैं ये? ओके, ये सबसे पहले तो ये समझ लिया कि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। अनफिनिश्ड लंबर इज सोल्ड एज इज।
अनफिनिश्ड लंबर जो है, जो लकड़ी है, वो कहते हैं जी उसी तरीके से कटाई की और बेच दी, और प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश्ड लंबर, या फिर इसको क्या किया जाता है, रगड़ के, प्लेन करके, स्मूथ करके, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बना के बेचा जाए। इज इट क्लियर? तो अब ये दो ऑप्शन हैं कि काट के फौरी बेच दो, या फिर क्या करो, उसके ऊपर फर्दर काम करके उसको फिनिश्ड करके बेचो। ओके, सॉडस्ट कैन आल्सो बी सोल्ड एज इज, जैसे कि सॉडस्ट है, और गार्डनिंग होलसेलर्स, गार्डनिंग जो होलसेलर्स हैं, जो गार्डनिंग का सामान बेचते हैं, वो कहते हैं जी उनको बुरादा बेचा जा सकता है, क्योंकि वो उससे क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी गार्डनिंग की बना सकते हैं। और प्रोसेस्ड इनटू प्रेस्टोलॉग्स, या फिर उसको प्रेस करके उसकी शीट्स बना के और उसकी लॉग्स बना के बेची जा सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जितना भी आजकल फर्नीचर आ रहा, वो सारे का सारा उसी बुरादे की शीट का बना हुआ आता है। तो वो बुरादे से क्या बनती हैं, शीट्स बनती हैं। तो कहता है या तो फिर उसको शीट बना के बेचा जाए, लॉग्स बना के बेचा जाए। आपने कॉमन एग्जांपल देखी होगी, गंदम की जब कटाई होती है, तो गंदम की कटाई के बाद में उससे क्या निकलती है, जिसको भूसा कहते हैं, गंदम का तूड़ी जिसको कहते हैं पंजाबी में। तो वो तूड़ी को क्या कहते हैं लोग, वैसे भी खेत में पड़े हुए ही बेच देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक ही वक्त में देखो गंदम भी निकल रही है और वो भूसा भी हासिल हो रहा है। अब भूसे को चाहे ऐसे ही बेच दें, लेकिन दूसरा तरीका आजकल नया जदीद आ गया, उसको एक मशीन में डालते हैं और कंप्रेस करके इतने इतने से ब्लॉक बना के बेचते हैं। इज इट क्लियर? तो वो कंप्रेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये फर्दर प्रोसेसिंग आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम ये कहते हैं अच्छा भाई, अगर इसी तरह की एग्जांपल ये भी है कि वो जो सॉडस्ट है उसको कंप्रेस करके लॉग्स बना के बेचा जाए, या फिर लॉग्स को उसी तरीके से रगड़ाई करके उसको प्लेन करके फिनिश करके बेचा जाए, या फिर वैसे ही दोनों प्रोडक्ट्स को बेच दिया जाए, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर जी? ओके जी। अब उनकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मीन जब हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे, जब वो रॉ होंगी, उस वक्त वो कितने की बिक सकती है, लंबर जो है वो 140 का बिक सकता है, और सॉडस्ट जो है वो कितने का बिक सकता है, 40 का बिक सकता है। इज इट क्लियर जी? ओके। और सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो लंबर जो है वो 270 का बिकेगा, और सॉडस्ट कितने का बिकेगा, 50 का। इज इट? और एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट जो है वो इसको 176 की पड़ी हुई है, और इसको कितनी पड़ी हुई है, 24 की। और कॉस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, 50 की और 24 की। अब अगर इसी इंफॉर्मेशन को, ये बड़ा छोटा सा सवाल है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, अब इसी इंफॉर्मेशन को लूं और वही वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वही वाली जो आपको मैंने फिलॉसफी या आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, अगर उसको लेते हैं तो क्या करोगे आप? सबसे पहले बेटे मैं बोर्ड के ऊपर करता हूं, दोनों की कैलकुलेशन को हम लोग किस तरीके से करेंगे ये हम देखते हैं जी। अब आप जरा गौर से देखें जी। ओके, हमने कहा जी कि दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एक क्या है जी, लंबर, और दूसरा क्या है, सॉडस्ट। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, फर्दर नहीं, सेल्स रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। पहले आपने आफ्टर प्रोसेसिंग लिखोगे वो ज्यादा होगा, उसमें से लेस करोगे बिफोर प्रोसेसिंग, तो तरतीब से लिख लेते हैं ना। तो रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग कितना बेटे, इसका कितना था, 270, और इसका कितना था, 50। और रेवेन्यू बिफोर प्रोसेसिंग, बिफोर प्रोसेसिंग रेवेन्यू कितना था इसका बेटे, 140, और इसका 40। और यहां पे लिखेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ गया बेटे,
130 और इसका कितना आ गया 10। ओके, और यहां पे आप लिखोगे लेस क्या करोगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कि हमारी कौन सी कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी वो हम देख लेते हैं। ये है जी वन, इसमें है 50 और इसमें क्या है 20, इसमें है 50 और इसमें 20, और ये देखें ये 176 जो इसमें है और 24 जो इसमें है, ये मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, बिकॉज दिस इज जॉइंट एलोकेटेड कॉस्ट, और जॉइंट एलोकेटेड कॉस्ट इस तरह के डिसीजंस के अंदर क्या होती है, इररेलेवेंट होती है। ओके जी, ये आगे जी 50 एंड 20, हम लोग इनको लिख लेते हैं। इधर आ गया जी 50 और इधर आ गया जी 20, इसको आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है। तो अब आप देखिए जी नेट बेनिफिट, नेट क्या आ गया जी 80, और इसका कितना आ गया जी, ये लॉस आ गया। अब आपने फैसला कर लिया, क्या फैसला हुआ फिर, कि वी शुड प्रोसेस लंबर एंड शुड सेल sawdust as it is, because अब इसका डिसीजन कैसे लिखेंगे, because if you process the lumber you will get additional 80 per unit. Okay, additional profit or additional benefit of processing of lumber is 80 per unit. Okay, on the other hand when you process sawdust it will generate 10 per unit loss, due to which it will cost the company more as compared to sell it is. अगर आप सेल ऐसे ही कर देंगे तो उस सूरत में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो फिर आपको क्या होगा, 10 पर यूनिट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो जिसका ये पॉजिटिव फिगर होगी वो आपके पास क्या होगा, प्रोसेस फर्दर होनी चाहिए, और जिसकी ये नेगेटिव फिगर हो जाएगी उसको प्रोसेस फर्दर नहीं करना चाहिए। ये बेसिक डिसीजन है इन सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस के अंदर। गॉट इट जी, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्लियर है, बस सिर्फ और सिर्फ ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करना ही ये जो है वो बेसिक चैलेंज होता है एक बच्चे के लिए, कि वो रेलेवेंट क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करे, ये वाली बेसिकली उसके लिए चैलेंज है। अदरवाइज तो ये 4 लाइनों की कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ओके जी, 270 एंड 50 एंड 80 एंड 10, ये जो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है ये इसी तरीके से। शुड वी प्रोसेस द लंबर फर्दर एंड सेल sawdust एज इट इज, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें लंबर को प्रोसेस फर्दर करना चाहिए, बिकॉज इट इज जनरेटिंग अस एडिशनल 80 पर यूनिट, एंड वी शुड नॉट प्रोसेस sawdust because it will generate a loss of 10 पर यूनिट। ये हर यूनिट के ऊपर जो है वो आपको 10 का क्या करेगा, लॉस जनरेट करेगा। ओके जी, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड रेलेवेंट, एबीसी कैन बी यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियली रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। जब हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट अलाइन कर देते हैं, मीन हम अपनी कॉस्ट को, रेलेवेंट कॉस्ट को एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं हम अपनी रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर। मीन उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसेबिलिटी बढ़ाते हैं कॉस्ट की। जो हमारी कॉमन कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग ट्रेसेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट की भी बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कुछ जो चैलेंज, जो सबसे बड़ा रेलेवेंट कॉस्ट में होता है वो होता है कॉमन कॉस्ट का। और कॉमन कॉस्ट को आप जितना ट्रेसेबल बना सकते हैं उतनी आपकी कॉस्टिंग
बेहतर हो सकती है, और जितनी आपकी कॉस्टिंग बेहतर हो सकती है उतनी ही आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। तो हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर हम लोग फिर उस कॉस्ट की जो ज्वाइंट कॉस्ट या एलोकेटेड कॉस्ट होती हैं, जैसे यहाँ पे एक ज्वाइंट कॉस्ट की प्रॉब्लम आ गई ना, हम हमारी ज्वाइंट कॉस्ट बेसिकली इग्नोर करने का पर्पस क्या है, एक तो वो ये है कि वो पास्ट कॉस्ट है, बिकॉज बट इट इज रेलेवेंट टू फ्यूचर एज वेल, तो हम लोग उसको कंसीडर भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि वो एलोकेटेड कॉस्ट है, वो ट्रेसेबल कॉस्ट नहीं है। हमने एक अपने पास से एस्टिमेटेडली जॉइंट प्रोसेसिंग को कॉस्ट को क्या किया है, एक बेस ली है जो कि अपनी हमारी तैयार करता है, हमारी अपनी एस्टिमेट है कि जिसकी बेस के ऊपर हम लोग उस कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम उस बेस को एक्यूरेट कर लेते हैं तो फिर हमारी वो वाली कॉस्ट क्या हो सकती है, कंसीडर हो भी सकती है। इज इट क्लियर? और अगर हम लोग वो कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। तो सो जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं फॉर द एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, या फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर जब हम लोग FOH की एलोकेशन की बात करते हैं या FOH के कॉस्ट की ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं, तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट को या रेलेवेंट कॉस्ट को मजीद क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। However, before making a decision, manager must decide which of the potentially relevant costs are actually avoidable. लेकिन जहां पे हम लोग ABC कॉस्टिंग को अप्लाई करेंगे इन रेलेवेंट कॉस्टिंग, तो हम लोगों ने ये फिर डिसीजन करना होता है मैनेजर्स ने कि कौन सी कॉस्ट जो है वो अवॉइडेबल कॉस्ट हैं, क्योंकि अवॉइडेबल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर ही तो हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। अगर तो वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, मीन ऐसी कॉस्ट जो हर सूरत में हमें क्या करना पड़ेगी, बियर करना पड़ेगी, और ऐसी कॉस्ट जो कि अवॉइडेबल हैं, मीन हम उसको अगर छोड़ दें तो वो हमारी खत्म हो सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर जब हम एक्टिविटी बेस्ड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें मजीद एक्यूरेसी आ सकती है अवॉइडेबल कॉस्ट की। जी बेटे, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट है, जो कॉमन कॉस्ट है, जो हम एलोकेट करते हैं ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्यूरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इज इट क्लियर? जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ट्रेसेबल बना रहे होते हैं फ्रॉम नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। जो कॉमन एलोकेटेड कॉस्ट को हम लोग ट्रेसेबल की बनाने की कोशिश करते हैं वाइल यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो बेसिकली पॉइंट है जो नोट करने वाला वो ये है कि हम लोग जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो उससे पहले हमें अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेना पड़ेगा। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके ऊपर कॉस्ट को अप्लाई करेंगे, सिर्फ अवॉइडेबल कॉस्ट के ऊपर ABC का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है उनके ऊपर हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती और रेलेवेंट कॉस्ट हमारा कॉन्सेप्ट है और हम इररेलेवेंट कॉस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब जिस चीज को हमने लेना ही नहीं कैलकुलेशन में, उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड अगर कॉस्टिंग हमने अप्लाई करनी है इन आर रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन, तो फिर हम किस कॉस्ट के ऊपर करेंगे, किन के ऊपर करेंगे, सिर्फ अवॉइडेबल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि अवॉइडेबल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट। होप्स हो कि आप लोग इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे। और उसकी जो एप्लीकेशन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, वो क्वेश्चंस के अंदर हमें कभी कभार मिल जाती होती है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं उसको, जब हम लोग FOH की एलोकेशन की या FOH की बात करते हैं तो वो उसकी जो रेट्स निकालने के लिए या उसके करने के लिए फिर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नथिंग टू एस्टिमेट FOH रेट्स। FOH रेट हम लोग एक नहीं लेते बल्कि एक से
ज्यादा ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कंज्यूम्ड, तो इसी को ही हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कह रहे हैं। तो समझ लें कि ये FOH की एलोकेशन को बेहतर बनाने की एक टेक्निक है जिसको हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कह रहे हैं। तो वो अगर आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर डिटेल में देखना है तो हम लोगों ने जो पीछे जो टॉपिक पढ़ा था आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, उन वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन बहरहाल यहां तक हम लोगों ने इसको खत्म कर लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि हम लोग, हमारे पास टाइम आधा घंटा है, ओके, हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके ऊपर हम एक आध क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं सेल और प्रोसेस फर्दर के ऊपर कि वो किस तरीके से करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं अपनी बुक को। ओके, हियर इज द प्रॉब्लम on cell or process further decisions. Lone Star Meat Packers is a major processor of beef and other meat products. The company has a large amount of T-bone steak on hand. कंपनी के पास जो है वो एक पार्ट है जो कि मीट का है, टी बोन स्टेक, जिनको हम लोग हम अपने उर्फे आम में चांप बोलते हैं, ठीक है ना। ये वो टी बोन होती है, वो टी की शेप में। Okay, and is trying to decide the company has a large amount of T-bone and it is trying to decide whether to sell the T-bone steak as they are initially cut or process them further into filet mignon and the New York cut. वो कहते हैं जी हम लोग क्या करें कि उस T-bone को, जो T-bone steak है उसको वैसे ही बेच दें, या फिर क्या करें उसको काट के दो हिस्सों में डिवाइड करके तो दो प्रोडक्ट बना के बेच दें। एक प्रोडक्ट क्या है, फिले मैग्नन है, और दूसरा उनका है वो न्यूयॉर्क कट है। इफ द टी बोन स्टेक आर सोल्ड एट इनिशियली कट, अगर हम लोग टी बोन को वैसे ही बेच दें, द कंपनी फिगर्स दैट अ 1 pound टी बोन स्टेक वुड यील्ड द फॉलोइंग प्रॉफिट। अगर वो 1 pound टी बोन को बेच देते हैं तो उनको क्या प्रॉफिट आएगा, 2.25 पर पाउंड वो उसकी क्या होगी, प्राइस होगी। और उसमें से जो जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट है बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो उस टी बून के ऊपर पड़ी है, क्योंकि वो पूरा बीफ को काटने के ऊपर भी तो जाहिर है कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी थी ना, तो इसलिए जो ये कौन सी कॉस्ट है, जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो कि टी बून को चार्ज हो रही है, दैट इज 1.8 पर पाउंड। और इस तरीके से उनके पास जो वो उनको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.45 पर पाउंड। ओके, एज मेंशन्ड अबव, इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट इनिशियली कट, T-bone steak should be further processed into filet mignon and New York cut steaks. Cutting one side of T-bone steak provide the filet mignon. एक साइड को अगर काट दे तो वो filet mignon बन जाएगा, and the cutting the other side provide the New York cut. और जो दूसरी साइड होगी उसकी वो न्यू यॉर्क कट होगी, मीन उन्होंने दरमियान में से उसको काटना है, एक उसका कट लगाना है। 116 ounce T-bone steak cut in this way will yield 1 ounce filet mignon. अगर 16 ounce का, 16 ounce होते हैं 1 pound, इज इट क्लियर? 1 pound में कितने आउंसेस होते हैं, 16, ठीक है ना जी। और 16 आउंसेस अगर वो काटते हैं, मीन 1 pound, जो ऊपर उन्होंने 1 pound लिखा है ना, वो जिसकी प्राइस उन्होंने 2.25 बताई है, ओके, वो जो 16 आउंसेस हैं दैट मेक्स 1 pound। ओके, अब 1 pound अगर वो काटते हैं तो उसमें से 6 आउंसेस क्या क्या बन जाएगा, फिले मैग्नन, और 8 आउंसेस का क्या बन जाएगा, न्यूयॉर्क कट। ओके, ये दो फिगर जो हैं, अब आप देखें इन दोनों को मिलाएं जरा, कितने आउंसेस बन गए, 14, और जो बाकी 2 आउंसेस हैं वो वेस्ट हो गया, उसमें से कोई हड्डी निकल जाएगी या कुछ भी चीज हो जाएगी, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये करेंगे हमने 16 की ही कॉस्ट लेनी है और 16 की ही आगे हम लोग प्राइस देख लें, लेकिन प्राइस हमें क्या मिल रही है, 6 और 8 के लिहाज से मिल रही है, इसको देखना है आपने।
Okay, the remaining ounces are waste. The cost of processing T-bone steak into these cuts is 0.25 per pound. 0.25 पर 16 आउंसेस या पर पाउंड उसकी क्या है जी, प्रोसेसिंग कॉस्ट है 0.25. द फिले मैग्नेट कट कैन बी सोल्ड फॉर 4 पर पाउंड. उसकी जो फिले मैग्नन है वो कितने बिक सकता है जी, 4 पर पाउंड. और कितने दिए हुए हैं वो हमारे पास आउंसेस में, किसमें दिया हुआ है. यही बेसिक क्रिटिकल पॉइंट है इस पूरे सवाल का, जिसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं. ओके, अब हम लोग इसको देख लेते हैं जी कि हमें वो प्रोसेस फर्दर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो मैं आपके साथ बोर्ड शेयर करता हूं और हम ये देखते हैं जी कि हम इसको जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक रूल है बेटे वो क्या है जी. नंबर 1, रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग करने के बाद कितना रेवेन्यू मिल रहा है. अब हमारे पास 2 तरह की प्रोडक्ट मिल रही है प्रोसेस करने के बाद. कौन कौन सी, फिले मैग्नन और न्यूयॉर्क कट. ओके, अगर मैं ये फिले मैग्नन से रेवेन्यू लिखता हूं, फिले मैग्नन से रेवेन्यू कितना मिलेगा. देखो बेटे उन्होंने ये कहा कितना जी, 4 पर पाउंड रेवेन्यू है ना, ये है जी 4 पर पाउंड. लेकिन हमारे पास जो वेट दिया गया है फिले मैग्नन का वो किस में दिया गया है, आउंसेस में. तो इसका मतलब है रेट भी हम किस में लेके जाएंगे, आउंस में. तो डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा, 16. वाई आई एम डिवाइडिंग बाय 16, बिकॉज इन 1 पाउंड देयर आर 16 आउंसेस. ये ब्रिटिश मेजरमेंट यूनिट है ना, पाउंड एंड आउंसेस जो हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 6. तो क्या आ गया बेटे मेरे पास, 1.5. ओके, अब ये आ जाएगा जी 1.5, उसकी 4 आउंसेस की कीमत आ गई, सॉरी 6 आउंसेस की कीमत आ गई. अगर मैं 4 पर पाउंड कीमत लेता हूं तो 6 आउंसेस की कितनी आ गई, 1.5. इज इट क्लियर जी. ओके, फिर उसके बाद मैं कर लेता हूं जी न्यूयॉर्क कट. अब उसकी प्राइस कितनी है वो भी हम देख लेते हैं जी. न्यूयॉर्क कट की प्राइस है 2.8 पर पाउंड. ओके जी, अब 2.8 पर पाउंड थी, 2.8 डिवाइडेड बाय, इसको भी क्या करूंगा 16 से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय. अब इसके कितने आउंसेस हासिल होते हैं जी, 8. तो 1.4 इसका आ गया. अब टोटल कितना आ जाएगा जी, टोटल आफ्टर प्रोसेसिंग रेवेन्यू कितना आ गया, 2.9. अब उसके बाद है जी रेवेन्यू बिफोर प्रोसेसिंग. बिफोर प्रोसेसिंग रेवेन्यू कितना था, हम ये देख लेते हैं जी अपने क्वेश्चन के अंदर. तो कितना है जी हमारे पास, 2.25. ये जो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 2.25. ओके, अब आप इसको माइनस कर लेते हैं, 2.9 माइनस 2.25. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जी 0.65. ओके, एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह रहे हैं, तो वो कितनी थी, 0.25. और अब इंक्रीमेंटल बेनिफिट 0.40. अब अगर हम लोग उस क्या कहते हैं टी बून स्टेक को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे, we will get incremental benefit of 0.40 पर पाउंड. ओके, अब मैं इसका डिसीजन पॉइंट लिखवा देता हूं.
if we process further, अगर हम प्रोसेस फर्दर करेंगे, नंबर 1 we will get 0.40 per pound additional इनकम। एडिशनल इनकम हमें हासिल होगी कितनी? 0.4 पर पाउंड। ओके, द टोटल इनकम पर पाउंड विल बी, कितनी होगी जी टोटल इनकम पर पाउंड उनकी? शाबाश, हाँ जी, टोटल इनकम पर पाउंड कितनी होगी? ये तो एडिशनल है ना, पहले वो कितनी ले रहे थे? 0.45 प्लस क्या करोगे? 0.4, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0.85। अब कंपनी जो है वो बेसिकली क्या होगी, अगर वो एक जो है वो टी बून स्टेक को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो एडिशनल इंक्रीमेंटल उनको इनकम कितनी होगी? 0.4, और टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 0.85। अगर आप लोग पूरी कैलकुलेशन करोगे ना उसकी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर आप उसकी वो वाली जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट को मिला के सारा कुछ करोगे तो फिर उसकी बनेगी ना। क्योंकि अगर हम लोग उसकी जो है वो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी थी बेटे, देखें हमने पिछली वाली कैलकुलेशन में किया ना, कितनी है बेटे? 2.9, ऐसे ही है कि नहीं? तो अब मैं देखें, मैं जरा ये साबित करने के लिए, ये 0.8 है, तो उनका रेवेन्यू कितना होगा बेटे? 2.9। कॉस्ट कितनी होगी उनकी? कॉस्ट कितनी है जी बेटे? पहले कितनी कॉस्ट है? 1.8, 1.8 प्लस 0.25 कितनी बन गई? इसको मैं 2.9 इधर ले लेता हूं जी, 2.05। ओके, अब आप जरा माइनस करें बेटे, जरा समझ आइए बात की, कि कंपनी जो है वो अगर 1 पाउंड स्टेक के ऊपर पहले कितना कमा रही थी? 0.45। अब अगर वो 1 पाउंड के ऊपर कितना कमाएगी? 0.85, और एडिशनल कितना कमाएगी? 0.40 विद प्रोसेसिंग फर्दर। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर वो जो एडिशनल प्रॉफिट पर पाउंड है 0.40 वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी के लिए बेहतर क्या है कि उन्हें फर्दर प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, और उससे क्या होगा? उनका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, और उनका जो पहले प्रॉफिट 0.45 था, अब वो नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा उनका? 0.85। ये जो 0.45 उनका नया प्रॉफिट नहीं है, नया प्रॉफिट क्या है? पिछला प्रॉफिट प्लस ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो इस तरीके से उनके पास जो वो टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा उनका? 0.85। गॉट इट जी? बड़ा सिंपल सा सवाल था, छोटा सा। देखिए सवाल इतना बड़ा था लेकिन जवाब छोटा सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, सवाल काफी बड़ा होगा लेकिन जवाब आपके बड़े सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से जवाब होंगे। ओके जी, अब हम लोग एक और देखें क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली क्लास में करने की कोशिश की थी, टॉपिक, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ कांस्टेंट रिसोर्सेज के ऊपर कोई छोटा सा सवाल हो जाए हमारा। जी पूछे पूछे बेटे।
नहीं, वो मैंने जस्ट समझाने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपको बताया है कि पहले अगर उनका प्रॉफिट 0.45 था, एडिशनल 0.4 होने के बाद उनका नया प्रॉफिट जो है वो 0.85 बन जाएगा, तो उसमें भी आप ये लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइल कमेंटिंग योर बिल। गेटिंग? आप कमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए, कमेंट समझाने के लिए आपको बताया कि कमेंट्स आप कैसे करेंगे। अच्छा, ये देखें प्लीज, ये काफी बड़ा सवाल है, ये हम लोग इसको नहीं, छोटी सी कोई एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज है जी, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज। Benoit company produces 3 products A, B and C. Data concerning the 3 products are following per unit. Per unit जो है वो data है उनका. Selling price per unit is 80. B की है 56, C है 70. Variable expenses, direct material and other variable expenses 24 and total 48. और 56 इसी तरीके से 42 और 49 है. और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है, दैट इज 32 एंड 14 एंड 21. और सीएम रेशो भी हमें बता दी गई है, ये 40% है, 25% है एंड 30% है. ये आप लोगों को कैलकुलेशंस करना जो है वो ऑलरेडी मालूम है. डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग with far more orders each month than the company can produce with the variable raw materials. जो भी वेरिएबल रॉ मटेरियल्स है उनका, उससे वो काफी ज्यादा जो है वो चीजें बना सकते हैं, लेकिन उनको जो आप समझ लेंगे, उनकी कहता है डिमांड बहुत ज्यादा है, इशू ही नहीं है कोई भी डिमांड में ना. ओके, द सेम मटेरियल इज यूज फॉर ईच प्रोडक्ट. हर प्रोडक्ट के लिए एक ही मटेरियल यूज होता है, लेकिन वो कहता है डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही मसला है कि मटेरियल पूरा नहीं होता. लेकिन उन्होंने क्लियरली ये बात नहीं बताई. अब हम ये देख सकते हैं कि वाकई मटेरियल शॉर्ट हो जाता है कि नहीं होता है. द मटेरियल कॉस्ट इज 3 पर पाउंड विद मैक्सिमम ऑफ 5000 पाउंड अवेलेबल ईच मंथ. अब उन्होंने मैक्सिमम अवेलेबिलिटी बता दी है कितनी, 5000 की. विच ऑर्डर शुड यू एडवाइज द कंपनी टू एक्सेप्ट फर्स्ट दोज ए, बी एंड सी, विच ऑर्डर सेकंड एंड थर्ड. कौन सा पहले, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड जो है वो उनको करना चाहिए. तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक छोटी सी कैलकुलेशन है. मेरे ख्याल से सीपी भी जो है वो आकिब साहब ने यही वाली दी थी आपको, यही थी आकिब सी की. हाँ वैसे बनाई थी, लेकिन वो ये इसी तरह की मिलती जुलती थी सीपी आप लोगों को. इसमें भी उन्होंने वही पूछा था कि किस ऑर्डर में होना चाहिए. तो चलें जी, बड़ा सिंपल है. क्या है जी? ओके जी, ये देखें प्लीज. अब इसमें मैं चले आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, फिर उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं. ओके, ये जी एक्सरसाइज है हमारे पास 12-12. ये जी एक्सरसाइज है जी 12-12. ओके, सबसे पहले हम लोगों ने सी एम पर यूनिट लेना होता है जी. सी एम पर यूनिट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 32, 14 एंड 21. प्रोडक्ट है जी ए, बी एंड सी. 32, 14, 21, ऐसे ही है ना जी. ओके, अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो फिर इनकी प्रेफरेंस क्या बनती है. अगर मैं सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेसिस के ऊपर करता हूं तो क्या प्रेफरेंस बनती है, ए, सी एंड बी. ओके, अब हम कहते हैं जी मटेरियल इज अ कांस्टेंट रिसोर्स.
अब डिमांड चूंकि हमें दी नहीं, इसलिए हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमें कितना मटेरियल रिक्वायर होगा, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं पर यूनिट मटेरियल, पर यूनिट मटेरियल कितना लगता है। इससे चूंकि हम लोगों ने कांस्टेंट रिसोर्स है, इससे हमने डिवाइड करना है, तो पर यूनिट मटेरियल निकालने के लिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करना पड़ेगी। उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है और पर पाउंड कॉस्ट भी दी हुई है, तो नंबर ऑफ पाउंड इधर से निकल आएंगे। टोटल कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट पर पाउंड भी दी हुई है। तो ये मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं कि इस कैलकुलेशन की लॉजिक क्या है। तो देखें जी, हम लोग कहते हैं जी नंबर ऑफ पाउंड्स निकालने के लिए पर यूनिट मटेरियल यूज्ड पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर पाउंड, कॉस्ट पर पाउंड। ओके, अब पहले वाले की कितनी थी टोटल कॉस्ट पर मटेरियल, 24 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर पाउंड क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा 8। ये आ गया जी 8। अब दूसरे वाले का कितना है जी, वो भी चेक कर लेते हैं हमारे पास, वो है जी 15। दूसरे वाले के लिए है जी 15 डिवाइडेड बाय 3, तो नंबर ऑफ पाउंड्स कितने आ गए 5। और तीसरे वाले का क्या था 9, और 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा जी 3। अब ये बेसिकली, अच्छा ये वाली अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो भी मैं बता देता हूं जी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना कैसे आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर पाउंड। ये चूंकि यहां पे नंबर ऑफ पाउंड्स हैं, नंबर ऑफ पाउंड्स कॉस्ट पर पाउंड। अब इसी ये फॉर्मूला मैंने नंबर ऑफ पाउंड्स इधर चला गया, टोटल कॉस्ट को इससे मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके जी, अब हम कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग रिसोर्स पर पाउंड, तो क्या आ जाएगा बेटे, दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है आपने, 32 डिवाइडेड बाय 8 4, 14 डिवाइडेड बाय 5 2.8 and 21 divided by 3 7। इज इट क्लियर। अब प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस इज 1, ये 2 और ये 3। सबसे पहले हम लोग मटेरियल बना के किसकी डिमांड फुलफिल करेंगे, सी प्रोडक्ट की। फिर अगर मटेरियल बच जाएगा तो फिर किसकी करेंगे, ए प्रोडक्ट की। और फिर भी अगर मटेरियल बच जाएगा तो फिर किसकी करेंगे, बी की। इज इट क्लियर जी। तो बस इसी ये तरतीब हमने बनाना होती है। और उसके बाद अगला वाला पार्ट क्या आता है कि भाई बताओ कि किसके कितने कितने यूनिट बनाओगे। तो वो भी मैंने आपको पिछले वाले क्लास के अंदर जो है वो एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की थी कि टोटल अवेलेबल कितना है फॉर फर्स्ट यूज कितना है, जिसके पहले पूरी डिमांड कर दो। अगर कुछ बचेगा तो फिर दूसरे पे चले जाओगे, और अगर वहां से ही खत्म हो जाएगा तो फिर तीसरा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे फोकस रहेंगे। लेकिन अगर 2 पूरी बन जाती है, डिमांड फुलफिल हो जाती है, तो फिर हम लोग जो है वो तीसरी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो जाएंगे। और तीसरी में चूंकि पूरी नहीं होगी, शॉर्ट होगा मटेरियल, तो जितना मटेरियल बच जाएगा उसको आप लोग क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे पर यूनिट पाउंड के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। होप्स हो कि आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए हैं और आप अपने जो है वो क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं जी।
ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई भी कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं, आप इवन जो है कमेंट्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप अपनी ट्राई कीजिएगा इसको करने की खुद से, ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए ये सारी चीज़ों का। थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग विद मी।